गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टेक्निक्स में जो टेक्निक हम स्टडी करेंगे वो करेंगे आपकी जो स्टडी करेंगे दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी ना अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है। और सभी स्पेक्ट्रोस्कोपीज का को आप अलग अलग, अगर आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है। अब यूवी विजिबल में ऑब्वियसली जो आप लाइट यूज कर रहे हो वो या तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगी या विजिबल रेंज में होगी। ठीक है। तो जनरली जैसे हम अगर जनरल बात करें तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की जो एब्जॉर्बेंस है वो हम कौन सी वेवलेंथ के ऊपर लेते हैं? 280। ठीक है। मतलब प्रोटीन्स को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। 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 तो प्रोटीन्स जो होते हैं उसकी एब्जॉर्बेंस हम कौन सी वेवलेंथ पे लेते हैं? 280। ठीक है। इसके पीछे रीजन होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं? 280 के ऊपर। ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी एब्जॉर्बेंस हम लेते हैं 260 के ऊपर। न्यूक्लिक एसिड्स की एब्जॉर्बेंस हम कौन सी वेवलेंथ पे लेते हैं? 260। और इसके पीछे रीजन होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। तो प्रोटीन्स की एब्जॉर्बेंस हम 280 पे लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की हम एब्जॉर्बेंस जो है वो 260 पे लेते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर जैसे ये एक आपको डिफरेंट वेव्स दिखा रखी हैं। ठीक है। क्योंकि डिफरेंट जो फिनोमिना होते हैं ना वो अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर होते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने मेनली इसके बारे में डिस्कस करना है यूवी विजिबल। ठीक है। जैसे यूवी में भी वैसे फार यूवी होता है, नियर यूवी होता है। ठीक है। जैसे अगर आप एक्सरे एक्सरे को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे एक्सरे एब्जॉर्प्शन की बात हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज होती है। ठीक है। ऐसे आपका आईआर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है। जिसमें मॉलिक्यूलर रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट में चेंज आता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है जिसके अंदर आप क्या यूज करते हो? माइक्रोवेव। ठीक है। और ये एक बार आया था नेट के पेपर के अंदर जो एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें आप न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हो उसमें आप कौन सी वेव्स यूज करते हो? रेडियो वेव्स। ठीक है। ये आया था सीएसआई नेट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं। ठीक है। तो उसके अंदर आपने डिफरेंट जो वेव्स हैं या डिफरेंट जो वेव लेंथ है, ठीक है, ऑब्वियसली वेव लेंथ जनरली हम लिखते हैं ना इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या एच म्यू लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। आप देख रहे हो ना फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है यहाँ पे? आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है। लेकिन वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, बट एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है यूवी विजिबल। इसके अंदर आप देख रहे हो कि देर इज चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है। अब देखो इसमें जैसे एक तो बेसिक फॉर्मूला ही होता है आपका दैट इज कि जो एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, वो जैसे यहाँ पर मैं आपको एक हम एक लॉ की बात करते हैं जिसका नाम होता है बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो? लाइट को पास कराते हो। लाइट की इंटेंसिटी है आई नोट और जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी है आई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ जो लाइट है वो सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये बियर लॉ होता है। और एब्जॉर्बेंस जो है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसे हम लैम्बर्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है। दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं? बियर लैम्बर्ट लॉ। और एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है? ई लैम्डा डॉट सी डॉट एल। ठीक है। जैसे ये एक रिलेशन होता है, इसमें जो ई लैम्डा है वो क्या होता है आपका? मोलर एब्जॉर्प्शन या एक्सटिंक्शन भी लिख सकते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और मोलर
एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ट्रांसमिटेंस का। ट्रांसमिटेंस क्या होता है कि जो लाइट बाहर आई है ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जैसे ट्रांसमिटेंस का मतलब जो लाइट बाहर आई है जैसे उसकी इंटेंसिटी आई है, और जो लाइट आपने दी थी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट। तो एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ 1/t, दैट इज लॉग ऑफ आई नॉट बाय आई। एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज log of 1/t विच इज log of I नॉट बाय आई। ठीक है, अगर तो एब्जॉर्बेंस जीरो है, इसका मतलब 100% ट्रांसमिटेंस है, क्योंकि इसका मतलब सोल्यूशन है लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करी, तो सारी की सारी लाइट बाहर आ गई। अगर एब्जॉर्बेंस आप क्या लिख रहे हो, इनफाइनाइट, इसका मतलब ट्रांसमिटेंस 0% है, जितनी सारी की सारी लाइट जो है वो सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो अगर एब्जॉर्बेंस जीरो है तो ट्रांसमिटेंस 100% है, और आप एब्जॉर्बेंस को इनफिनाइट लिख रहे हो अगर आपकी ट्रांसमिटेंस क्या है 0%। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं, तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बाद में वो आप ट्राई करना, बट पहले आपको, क्योंकि थ्योरेटिकली तो बस आपको ये समझना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं, या यू कैन से कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम एक, ये एक क्वार्ट्स की बनी होती है, अगर आप यूवी लाइट यूज कर रहे हो, अगर आपने विजिबल रेंज में यूज करनी है तो ये जो क्यूबिट होती है ये ग्लास या आप प्लास्टिक के ले सकते हो, बट जब आपको अल्ट्रा वायलेट जैसे आपको 280 पे लेना है 260 पे लेना है तो वहां पर आपको क्वार्ट्स की चाहिए होती है। किसकी चाहिए होती है, क्वार्ट्स की। ठीक है, जैसे ये ग्राफ आता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो हमारे पास हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना लेते हैं पहले कि इतनी कंसंट्रेशन है तो इतनी, जैसे ये कंसंट्रेशन है तो दिस इज एब्जॉर्बेंस। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है तो ये एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, अब मान लो कई बार हमारे पास एक अननोन सैंपल होता है, क्या होता है अननोन सैंपल, अननोन सैंपल मतलब जिसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है। ठीक है, अननोन सैंपल क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन इज नॉट नोन, कि जिसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर अननोन सैंपल की ना एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ तो पहले से बना ही होता है कि जो जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसका हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना लेते हैं। अब मान लो मैंने जब अननोन सैंपल की एब्जॉर्बेंस चेक करी, ठीक है, मान लो उसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ कहीं पे आई। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, और मतलब वी विल ड्रॉ ए लाइन की, और वो कहाँ पे जाके, जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करी होगी वही आपकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो अननोन सैंपल की आप कंसंट्रेशन को बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ, मतलब कि ग्राफ से हम एक ग्राफ बनाते हैं, और अब ग्राफ में क्या होता है आपके पास नॉन कंसंट्रेशन होती है कि वो सब कंसंट्रेशन जिसकी वैल्यूज आपको पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एब्जॉर्बेंस निकालते हो, और उसके बाद जो अननोन सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ क्रोमोफोर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्रोमोफोर्स की। ठीक है, जैसे अब यहां पर देखो क्या दे रखा है आपको, अब क्या होता है ना कि आपको अलग अलग टाइप की वेवलेंथ जो है, अब देखो क्या ना, अगर आप प्रोटीन्स की बात करो, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल अमीनो एसिड को देखते हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अकर इन द फार यूवी। ठीक है, फार यूवी, द इंटेंस पीक एट 190 नैनोमीटर एंड द वीकर वन एट 2102 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो यूवी है, अब यूवी में जैसे अब उसमें एग्जैक्ट देखिए हमें पता लग रहा है फार या उसका, मतलब इसमें क्या है कि आप, मतलब जैसे नॉर्मली विजिबल हम लिखते हैं 400 to 700। ठीक है, अब क्या हो रहा है, या तो 200, मतलब या तो 200 से 400। ठीक है, तो मे बी जो 400 के आसपास है
जैसे कोई मान लो 380 है, 360 है, 370, या तो वो नियर यूवी है, ठीक है। बट जो 200 के आसपास है, 190 है, 210 है, उसको वो क्या बोल रहा है, फार यूवी, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से तो हमें यही पता लग रहा है, वो कह रहे हैं ना कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अगर स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, क्योंकि प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, वो कब होती हैं, फार यूवी में। कब होती हैं, फार यूवी के अंदर। और फार यूवी हमें कितना बता रहा है वो, 190 पे वो कहता है स्ट्रॉन्ग पीक इंटेंस आती है, और 210 टू 220 के ऊपर वो थोड़ी सी वीकर आती है, ठीक है। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, इनकी वीक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं अराउंड 210 नैनोमीटर, ठीक है। यूजली दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन प्रोटीन बिकॉज दे आर मास्क्ड बाय द मोर इंटेंस पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्प्शन। कहते हैं वो ये जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड उस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द मोस्ट यूजफुल रेंज फॉर प्रोटीन इज अबव 230 नैनोमीटर, वेयर देयर आर एब्जॉर्प्शंस फॉर एरोमेटिक साइड चेन, ठीक है। While a very weak absorption maximum of phenylalanine occurs at 257 नैनोमीटर, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन डोमिनेट करते हैं टिपिकल स्पेक्ट्रम विद देयर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 274 एंड 280 नैनोमीटर। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये या बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं 210 के राउंड। कितने के राउंड दिखाते हैं आपका, 210 नैनोमीटर, ठीक है। एंड यूजली वो कह रहा है कि ये प्रोटीन्स में इसलिए नहीं ऑब्जर्व हो पाती क्योंकि मे बी वो भी इनकी साइड चेन्स की बात कर रहा है, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड की अपनी साइड चेन होती है ना। तो तो पेप्टाइड बॉन्ड भी उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, साइड चेन भी उसको कर रहा है, तो मेनली तो वो क्या कर रहा है कि ये एब्जॉर्प्शन को हम ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते बिकॉज दे आर मास्क्ड बाय द मोर इंटेंस पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन जो तभी हमने कहा ना कि जो हम प्रोटीन्स के एब्जॉर्बेंस है वो हम 280 पे लेते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। या एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू, तो उसका आंसर क्या था, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। Intrinsic fluorescence of proteins is due to aromatic amino acids. ठीक है, इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन किसकी वजह से होती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की वजह से, ठीक है। सिस्टीन का भी बता रहा है कि एक वीक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, और वो होता है 250, मतलब इसका अराउंड 260 पे ही होता है। सिस्टाइन क्या होता है, जो दो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो ना, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आप जब भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हो तो उसके अंदर साइड चेन्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप याद रख सकते हो कि पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्प्शन जो दिखाता है वो अराउंड, मतलब देर इज अ रेंज 190 टू 210, आप ये याद रख सकते हो। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड की जो साइड चेन्स हैं वो 210 के राउंड ही दिखाते हैं, वीक एब्जॉर्प्शन दिखाती हैं। लेकिन जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन 257, टायरोसिन 274, ट्रिप्टोफैन 280, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिस्टाइन का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की। दे पोजेस ए weak absorption maximum of similar strength as phenylalanine at 250 नैनोमीटर, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना। तो जैसे अभी हम आगे एक CDORD स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तो उस पर बेस आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो एक चीज उसने और दिखा रखी है, एक दिखा रखी है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, ठीक है। अब एक तो होता है कि उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करा, यहां पर तो यूवी विजिबल में तो हमारा मोटिव क्या है, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो लाइट वो एमिट करते हैं। जैसे अब देखो, आपने कहा कि जो फिनाइल एलेनिन है
वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? 257। मैंने लिख दिया एब्जॉर्बेंस एट 257, मतलब इसकी मैक्सिमम होती है। एक होता है ना कि मे बी वो कम वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ज्यादा को भी कर रहा होगा, बट मैक्सिमम। जैसे ओवरऑल हम 280 ले लेते हैं, मतलब अब 280 पे वैसे तो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन ही ज्यादा दिखाते हैं, बट फिनाइल एलेनिन भी दिखाएगा। ठीक है, फिनाइल एलेनिन एब्जॉर्ब करा है 257 को, लेकिन फ्लोरेसेंस करके कौन सी दे रहा है? 282। लॉन्ग वेवलेंथ देते हैं ना। फ्लोरेसेंस फिनोमेना हमने पढ़ा क्या कि एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ को, एमिट करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसे टायरोसिन का आपने कितना लिखा था एब्जॉर्बेंस? 274, बट वो देखो एमिट कौन सी कर रहा है? 303। कौन से एमिट कर रहा है? 303। ऐसे ही हमने पढ़ा था ट्रिप्टोफैन, वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? 280 को, बट एमिट कौन सी कर रहा है? 348। तो फिनाइल की एब्जॉर्बेंस 257, टायरोसिन की 274, ट्रिप्टोफैन की 280, और जो वो एमिट कर रहा है वो कर रहा है 282, 303 एंड 348। 282, 303, 348। बड़ा सिंपली आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना कि फ्लोरेसेंस, अब वो है ना, अभी तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लेकिन फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो कौन सी वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, कौन सी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, वो आपका एमिट कर रहा है। आया समझ में ये? ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे। अब देखो ये हमें क्या बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर हम, और इसकी क्या एप्लीकेशन है। जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एफ होता है, NADH होते हैं, NAD पॉजिटिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं। आप देखते हो ना जितने भी, जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो सकता है, NAD NADH में कन्वर्ट हो सकता है, या NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, इन सभी का जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग वेवलेंथ पे होती है। मतलब हमें पता है कि FAD जो है वो 438 को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सॉल्यूशन में FAD है, क्योंकि क्या है ना, देर में भी अदर कंपोनेंट्स, बट ये जो है ये स्पेसिफिक है, मैंने 438 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ देनी है। अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब उसमें FAD है। NADH की एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है 340 के ऊपर, NAD पॉजिटिव की एब्जॉर्प्शन है 260 के ऊपर। तो क्या होता है ना, आपने मान लो देखा कि आप एक NADH या NAD पॉजिटिव को देखना चाहते हो। ठीक है, आपने क्या करा, 340 वाली वेवलेंथ दी, लेकिन मान लो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, इसका मतलब NADH है ही नहीं। अगर एब्जॉर्प्शन हुई तो इसका मतलब NADH है। आपने 260 वाली दी, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई इसका मतलब उसमें NAD पॉजिटिव है ही नहीं, बट एब्जॉर्प्शन हुई तो उसमें NAD पॉजिटिव है। तो ये ना मतलब हर एक जो, यू कैन से कि डिफरेंट जो आप बायोलॉजिकल स्टडीज करते हो, चाहे आप अमीनो एसिड की स्टडी कर रहे हो, आप न्यूक्लियोटाइड्स की स्टडी कर रहे हो, आप जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोएंजाइम्स हैं, तो हर एक का ना एक जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे अब एक मिक्सचर है, मुझे मिक्सचर में से पता करना है कि ये चीज है या नहीं है। तो मुझे पता है कि मिक्सचर के अंदर वो जो कंपोनेंट जो मैं देखना चाहता हूँ वो एक उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो मैंने वही वेवलेंथ देनी है। अगर एब्जॉर्प्शन हुई, इसका मतलब वो कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो इसका मतलब वो कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने बताया कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय न्यूक्लिक एसिड अराइजेस फ्रॉम प्यूरिन एंड pyrimidine, कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो वो जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, ठीक है, वो हम 260 पे रीडिंग लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरिसिल है, ये एब्जॉर्बेंस कौन सी वेवलेंथ पे दिखाते हैं? 260। किस पे दिखाते हैं? 260। ठीक है, इसमें जैसे आप एक दो पॉइंट भी याद रख सकते हो कि जैसे
ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी वैसे डिस्कस किया था कि अगर एब्जॉर्बेंस 1 आती है तो उसका मतलब क्या है, जो डीएनए की कंसंट्रेशन है वो 50 माइक्रोग्राम पर एमएल है, बट दैट हैज टू बी फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, यही अगर आपके पास एब्जॉर्बेंस 1 है, अगर आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो उसके लिए एब्जॉर्बेंस 1 पे जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 40 माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक है, और यही अगर आपकी एब्जॉर्बेंस 1 है और इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तब ये जो कंसंट्रेशन होती है ये कितनी होती है आपकी, 33 माइक्रोग्राम पर एमएल, 33 माइक्रोग्राम पर एमएल। इसमें सिंपली ये होता है ना, जैसे आपको कई बार क्वेश्चन दिया होगा कि मेरे पास एक मान लो डीएनए का सैंपल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ठीक है, और उसकी मुझे एब्जॉर्बेंस बता रखी है, जैसे उसने कह दिया कि एब्जॉर्बेंस जो है फॉर एग्जांपल वो आपकी, आपने कह दिया 0.26 है। ठीक है, अब आपको पता है अगर एब्जॉर्बेंस 1 है तो कितनी कंसंट्रेशन होती है, 50 माइक्रोग्राम पर एमएल। बट यही एब्जॉर्बेंस अगर 0.26 है तो आपने सिंपली क्या करना है, 50 को 0.26 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 13 माइक्रोग्राम पर एमएल। बट उसके लिए आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए ना, कि अगर 50 माइक्रोग्राम पर एमएल है तो एब्जॉर्बेंस 1 आती है, तो जो भी एब्जॉर्बेंस उसने आपको गिवन होगी आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इन दैट सैंपल। ठीक है, अब इसमें जैसे उसने मैं आगे क्या बता रखा है, एब्जॉर्प्शन और लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, उसने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी। अब वो कह रहा है इन सम एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ सेल कल्चर, जैसे टर्बिडिटी होती है जिससे हम बायोमास की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, इट इज नॉट द एब्जॉर्प्शन बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज एक्चुअली मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे आपने लाइट दी, मे बी सेल्स को उन्होंने लिया और उसको स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सेल का बायोमास या सेल की टर्बिडिटी को चेक कर रहे हो तो आप स्कैटरिंग को देख रहे हो। वो कहते हैं जो एक्सट्रीमली टर्बिड सैंपल होते हैं जैसे बैक्टीरियल कल्चर, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करते इनकमिंग लाइट को। ठीक है, इंस्टेड लाइट इज स्कैटर्ड, द स्पेक्ट्रोमीटर विल रिकॉर्ड एन एपरेंट एब्जॉर्बेंस। देखो ना, स्कैटरिंग तो तभी होगी ना, मान लो पहले उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करा और फिर उसको स्कैटर करा। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्व्ड पैरामीटर है उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक तो होता है ना कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ने लाइट एब्जॉर्ब करी बाकी बाहर निकाल दी। ठीक है, अब जो लाइट में भी ट्रांसमिट हो रही है दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्योंकि ये कई जगह कॉमन टर्म होते हैं ना, एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, कई जगह पे ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, तो जहां पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन क्या है, जैसे अभी आपने देखा कि डिफरेंट जो मतलब बायोलॉजिकल स्टडीज के अंदर आप जो भी स्टडी करना चाहते हो, यू वांट टू स्टडी प्रोटीन्स, यू वांट टू स्टडी न्यूक्लिक एसिड्स, यू वांट टू स्टडी सम पिगमेंट्स, यू वांट टू स्टडी सम साइटोक्रोम्स, आप एनएडी, एनएडीएच, एफएडीएच2 इन सबको स्टडी करना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, क्वालिटी। तो क्योंकि हमें पता है कि सभी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग अलग है, सभी अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये चीज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आप क्वांटिटी चेक करना चाहते हो कि सैंपल में प्रोटीन कितना है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की रेशियो निकालनी है तो हम एब्जॉर्बेंस 260/280 निकालते हैं। अगर ये वैल्यू 1.8 और 2 के बीच में आती है तब तो डीएनए प्योर है, अगर 2 से ज्यादा आती है तो आरएनए कंटामिनेशन है, और अगर 1.8 से कम आता है तो उसमें प्रोटीन कंटामिनेशन है। ठीक है, जैसा आपके पास एक सैंपल है ना, पहले 260 पे एब्जॉर्बेंस ले लो फिर 280 पे ले लो, उसकी रेशियो निकालो, अगर वो वैल्यू 1.8 और 2 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब डीएनए प्योर है, अगर वो 2 से ज्यादा आ रही है तो उसके अंदर आरएनए की कंटामिनेशन है, और अगर उसमें आपकी वैल्यू जो है वो 1.8 से कम आ रही है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की कंटामिनेशन है। तो दिस इज एप्लीकेशन, यू कैन। और देखो एक क्या बात है ना, जैसे आप एब्जॉर्बेंस प्रोटीन्स की 280 पे ले रहे हो, उसमें आपको लेबलिंग नहीं करा रहे, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग वैसे अगर टेस्ट करे होंगे प्रोटीन एस्टिमेशन के, जैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं, ब्रैडफोर्ड होता है, फॉलिन लॉरी होता है,
उसमें तो क्या होता है ना, उसमें आप प्रोटीन को पहले किसी ना किसी रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो, फिर कलर आता है, फिर उस कलर को आप चेक करते हो, तो उसमें तो कोई ना कोई आप रिएक्शन करा रहे हो। बट अगर आप प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस 280 पे ले रहे हो, that is because of the aromatic amino acids which are present in them, so there is no need to do any labeling। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर मुझे लेबल फ्री क्वांटिफिकेशन करनी है, तो उसका आंसर क्या था? यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप करोगे? यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। जैसे अभी उसने लिखा बाइंडिंग स्पेक्ट्रा। बाइंडिंग स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि एक आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, दैट इज माइक्रोसोमल मोनो ऑक्सीजनेज साइटोक्रोम 450। तो जब वो फ्री है, तो मे बी उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो 420 पे है, लेकिन जब उसके साथ सबस्ट्रेट आगे लग गया, तो वो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो हम जैसे हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो अगर तो एंजाइम, इफ एंजाइम इज नॉट बाउंड विद सबस्ट्रेट, तब उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग है। बट जब वो सबस्ट्रेट के साथ है तब अलग है, तब वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाउंड है या नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हमने ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, डीएनए डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन। इसमें मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके पास डीएनए है 50 माइक्रोग्राम पर ml, तो जब आप उसको क्या कराते हो? डीनेचर कराते हो, तो देर इज 37% इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस। ठीक है। ये फिक्स होता है, क्योंकि जब वो डबल स्टैंडर्ड है तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एक तरह से एक दूसरे के सामने है। ठीक है ना, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस अंदर होते हैं और बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। लेकिन अगर आपने डीएनए को डीनेचर कर दिया, तो आपने क्या किया है? दोनों स्टैंड अलग हो गए। अब नाइट्रोजनस बेस हो गए एक्सपोज, नाउ दे विल एब्जॉर्ब मोर लाइट। ठीक है। और अगर फ्री है, फ्री का मतलब उन्होंने कोई आपस में बॉन्ड ही नहीं बना रखा है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस और भी ज्यादा आती है। ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स होती है कि जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप डीनेचर करते हो, तो 37% उसमें एब्जॉर्बेंस के अंदर इंक्रीज आता है। देर इज 37% इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस। ठीक है। डन। अब एक जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस या डिफरेंशियल स्पेक्ट्रा होता है, जैसे उसने आपको क्या दिखा रखा है? जैसे कहता है जो सॉलिड लाइन है वो किसका है? यूबी क्यूनोन का। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, वो किसका एब्जॉर्प्शन एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रा किसका है? यूबी क्यूनोन का। ठीक है। और जो डॉटेड लाइन है वो किसकी है? यूबी क्यूनोल का। मतलब हम डिफरेंस स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। वही है ना कि यूबी क्यूनोन और यूबी क्यूनोल, जैसे क्यूनोन में भी कीटो ग्रुप होता है, नोल फॉर्म में ओएच ग्रुप होता है, तो दोनों का एब्जॉर्बेंस अलग अलग है। ठीक है ना। यूबी क्यूनोन का अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, यूबी क्यूनोल का अलग है, तो हम डिफरेंस स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वो जैसे भी करके इन्होंने दोनों का डिफरेंस निकाल के ये स्पेक्ट्रा बनाया। जैसे अभी हमने बताया ना, एक बाइंडिंग स्पेक्ट्रा को आप स्टडी कर सकते हो, और उसके अलावा आप डिफरेंस स्पेक्ट्रा को भी स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब देखो मेन तो इस पर न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है। अब जैसे एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। तो इसमें न्यूमेरिकल से जैसे ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा था, कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट सेंसिटिव है और लेबल फ्री क्वांटिफिकेशन मेथड है प्रोटीन्स के लिए? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है? एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस क्या होती है? ई लैम्डा डॉट सी डॉट एल। ई लैम्डा हमें निकालना है। अब वही ना, देखो अब लीनियर ही ग्राफ दिख रहा है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंसंट्रेशन 12 है तो एब्जॉर्बेंस 0.4 है, कंसंट्रेशन 9 है तो एब्जॉर्बेंस 0.3 होगी,
कंसंट्रेशन 6 है तो एब्जॉर्बेंस 0.2 होगी, वो तो आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि लीनियर ही चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम 12 और 0.4 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो आप, वो तो क्योंकि 12 लोगे तो 0.4 है और 9 लोगे तो 0.3 है, ठीक है, तो वो तो आप डिवाइड करोगे तो एक ही बात है। तो एब्जॉर्बेंस जैसे मैंने 12 ले ली, कंसंट्रेशन फिर हम क्या लेंगे आपकी, सॉरी एब्जॉर्बेंस हम लेंगे 0.4, कंसंट्रेशन कितनी होगी 12, और लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर हमें जो आंसर है वो मोलर इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन में निकालना है, ठीक है। ये तो चलो सेंटीमीटर में ही है, बट ये कंसंट्रेशन मिली मोलर में है, तो आपको इसको पहले मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.4 इज इक्वल टू ई लैम्डा डॉट 12 इंटू 10⁻³ इंटू 1। तो ई लैम्डा क्या आएगा 0.4/12, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। तो ये 0.4 इंटू 1000 यानी कितना हो गया आपका 400। 400 बाय आपको 12 निकालना है, तो वो आंसर कितना आएगा 33.3। उसे कुछ नहीं होता ना, यही तो बात है भाई, पेपर में यही करना है आपने, आप समझो उस बात को, पेपर में भी तो यही करना है, वही यही तो प्रॉब्लम है। आप चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन मिली मोलर में गिवन है, मेरे को आंसर मोलर में निकालना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनमें यही खेल है। फॉर्मूला तो आपको पता ही था, आपने वैल्यूज ही पुट कर ली, बट आपने आंसर गलत निकाला, आपने आंसर निकाला 0.033, बट ये इनकरेक्ट है, आंसर क्या होगा 33.3, कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। तो क्वेश्चन इसमें और भी मैं आपको कराऊंगा, बट पहले चलो आप ये बेसिक क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपको दिया कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaDH है और NAD पॉजिटिव है, ठीक है, और दोनों कौन सी कंसंट्रेशन पे हैं 0.1 मिलीमोलर, ठीक है। अगर NaDH का जो मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट है वो 6220 है और NAD पॉजिटिव का नेग्लिजिबल है, ठीक है, द ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्ड इन ए क्यूबिट ऑफ 5 मिलीमीटर पाथ लेंथ विल बी, ठीक है। अब देखो क्या ना, NaD पॉजिटिव का तो ई लैम्डा है ही नहीं, तो वो तो एब्जॉर्बेंस देगा नहीं, तो एब्जॉर्बेंस सिर्फ NaDH की वजह से आएगी। तो आपने सिंपली एब्जॉर्बेंस निकालनी है NaDH की वजह से। ई लैम्डा कितना गिवन है 6220, ठीक है। कंसेंट अब ये मोलर इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन होगा, ठीक है, यहाँ पे चाहे लिखा नहीं हुआ है। तो आपको कंसंट्रेशन भी किस में लेनी पड़ेगी मोलर में, इंटू -3, और जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, ठीक है। 5 मिलीमीटर का मतलब होता है, मिली होता है -3, सेंटी होता है -2, तो 10⁻5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप क्या लिखोगे 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको आपने सॉल्व करना है, 6220 इंटू 0.1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, सो विच कम्स आउट टू बी 0.311। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड। इसमें क्या था ना, आपको जो ई लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो किस में होती है मोलर इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन में। तो जो कंसंट्रेशन है उसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, हम्म, ठीक है। तो आपको
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो कंसंट्रेशन मिली मोलर में गिवन है उसको मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चलो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बाकी इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करना, और फिर जो क्वेश्चन नहीं होंगे फिर वो हम डिस्कस करेंगे।